जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यानी पसीने से नहाने के लिए तैयार हो जाओ और अपना इतिहास बदलने के लिए तैयार रहो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपने इस परिवार की जो क्लासेस चल रही हैं, S30 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपनी जो क्लासेस चल रही थी ना, इस क्लासेस को और आगे बढ़ा रहे, यानी अभी जो हम पढ़ रहे थे उसको ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति को पढ़ रहे थे, उसकी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके साथ हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था, अब हम जो बाकी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ आगे चलिए। तो हमने जहां तक कवर किया था उसके आगे, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जो प्रकार थे उनको क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ना है, तो उससे आगे है आवेग। तो आवेग किसे कहते हैं? तो देखो, बल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। बल और समय का जो गुणनफल होता है उसे क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। इसे क्या किया जाता है? जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जे से प्रदर्शित किया जाता है। और जे से प्रदर्शित किया जाता है, यानी बल बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, आवेग बराबर बल गुणे समय। तो आवेग को किससे? जे से प्रदर्शित करते हैं, बल को एफ से और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? एफ इंटू टी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो अभी जो आपका, अच्छा इसका देखा जाए, ठीक है, अगर मात्रक देखा जाए, सॉरी मात्रक नहीं लिखा आपका, तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका? इसका मात्रक तो मात्रक देखेंगे तो बल का क्या है? न्यूटन। और न्यूटन, और समय का न्यूटन सेकंड, क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा आवेग का। क्लियर? आगे बढ़े, नोट भी करते चलो। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ऊर्जा के प्रकार पे, यानी ऊर्जा जो पढ़ रहे थे, अब हमें उनके क्या पढ़ना है? प्रकार पढ़ना है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो आज हम सारे प्रकार को यहाँ क्लैरिफाई करेंगे, सारे जितने भी प्रकार हैं सबको क्लियर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ऊर्जा की बात आती है, तो आती है द्रव्यमान एनर्जी, यानी मास एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा क्या कहलाती है? तो देखो, द्रव्यमान ऊर्जा जो प्रत्येक पदार्थ है, तो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे द्रव्यमान ऊर्जा, यहां लिख लो द्रव्यमान, उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यानी E बराबर mc², ये क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये आपका। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और हर बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना बना हो। क्या क्वेश्चन बनता है कि E बराबर mc² में, इसमें E बराबर mc² जो आपका ये समीकरण है, इस समीकरण में C बराबर क्या होगा? E बराबर होता है पदार्थ में निहित ऊर्जा, एनर्जी, और M बराबर होता है क्या? पदार्थ का द्रव्यमान, यानी जो उसका द्रव्यमान है M बराबर वो, और C आपका बिल्कुल हटके बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये प्रकाश का वेग, जो आपके प्रकाश का वेग है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। कौन सा बनता है? C बराबर प्रकाश का वेग होता है। यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हो सकता है आपके जो ALPCVT2 है आपका, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपके एक शिफ्ट में होना है
और आपकी एक दिन में यानी करीब 2 शिफ्टें होंगी। ठीक है, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और कई लोगों ने तो हथियार डाल दिए हैं क्योंकि अभी तक सिटी इंटीमेशन नहीं आया, लेकिन आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि सिटी इंटीमेशन कभी भी आ सकता है। कई जगहों से जो इंफॉर्मेशन मिली है रेलवे बोर्ड से, उसमें कहा गया है कि बहुत जल्द आपके सिटी इंटीमेशन आपकी वेबसाइट, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको रुकना नहीं है, यानी तैयारी बराबर करते रहना है। ठीक है, और आप इस क्लास को शेयर कर दें क्योंकि जो भी हमारे भाई रह गए हैं उन तक ये क्लास पहुंच जाए, किसी का छूटना नहीं चाहिए। और जो भाई अपने नए हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे चैप्टर बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल विथ थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सभी करवाए जाएंगे आपकी। तो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जैसे ही हमारी नई क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहनी चाहिए। क्लियर? तो क्या हो गया, ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। और इसको क्या किसने दिया था? ये हमारे जो आइंस्टीन है अपने, उन्होंने दिया था। अरे हमारे या सभी के बोल सकते हैं, आइंस्टीन। किसने दिया था इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, और इसे क्या सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो जो E बराबर mc² है ना, E बराबर mc² किसके द्वारा दिया गया? E बराबर mc² आइंस्टीन के द्वारा दिया गया समीकरण है। और इसमें c बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग, m बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, और E बराबर आपका क्या हो जाएगा? पदार्थ में निहित ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है? जिसे नोट करना हो वो नोट कर ले, नहीं तो पोज करके स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद है सौर ऊर्जा। तो देखो सौर ऊर्जा का देख सकते हैं आप, हमारे सौर मंडल का प्रमुख और ऊर्जा का प्रमुख, यानी जहां से ऊर्जा का स्रोत मिलता है, तो वो क्या है? सारी ये चीजें कहां से? मुख्य रूप से जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य से प्राप्त होती है। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा। लो यहां लिख दे, सौर ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अगली है परमाणु ऊर्जा। देखो परमाणु के विखंडन अथवा संलयन के द्वारा ही इस ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। यानी कोई परमाणु है, संलयन यानी बहुत सारे परमाणु एकत्रित होकर एक नई परमाणु का निर्माण करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? या तो वहां पर आपको ये ऊर्जा मिलेगी, या फिर उसके टूटने पर, परमाणु के विखंडन से, क्या कहा गया है? विखंडन से या फिर संलयन से ही इस ऊर्जा के संलयन के द्वारा इस ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस नाभिकीय संलयन पर और विखंडन की। तो देखो जो आपके यहां पर है, जो ये ऊर्जा है ना आपकी नाभिकीय ऊर्जा, इसी पर आपके परमाणु बम होता है, और हाइड्रोजन बम इन्हीं पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। इसी ऊर्जा पर आधारित रहते हैं। किस पर? नाभिकीय ऊर्जा पर ही आपका परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और न्यूट्रॉन बम, ये तीनों किस पर निर्भर? नाइट्रोजन बम किस पर निर्भर रहते हैं? आपके नाभिकीय ऊर्जा पर। क्लियर? और अगर देखा जाए तो ये नाभिकीय विखंडन पर रहता है। किस पर रहता है? ये नाभिकीय विखंडन पर, और ये रहता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। क्लियर? ये पूछ लिया जाता है सवाल कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर रहता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अगला है ध्वनि ऊर्जा। तो देखो ध्वनि ऊर्जा, जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु में कंपन हुआ, और कंपन होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। अब ध्वनि ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए।
अगर इस वाइब्रेशन से इतनी ध्वनि ऊर्जा होती है कि कभी कभार क्या होता है, जब तेज वायुयान हमारे घरों के पास से गुजरते हैं तो उनके गुजरने से कभी कभी जो हमारे घरों की खिड़कियां होती हैं, इतनी ज्यादा ध्वनि ऊर्जा होती है कि वहां पर घरों के जो खिड़कियां कांच की होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चटक जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, चटक जाती हैं। ठीक है, और ध्वनि ऊर्जा के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ऐसा नहीं है कि ध्वनि बगैर माध्यम के क्या हो जाए, गमन कर ले, उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, तभी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगी, पहुंचेगी। ठीक है, क्लियर इतना। अब अगली ऊर्जा जो है अपनी वो कौन सी है, रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा क्या कहलाती है, देखो विभिन्न तत्वों तथा पदार्थों का रासायनिक संयोग से प्राप्त ऊर्जा, विभिन्न तत्व हों चाहे पदार्थ हों, इन पदार्थों के रासायनिक संयोग के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। अब रासायनिक ऊर्जा का देखो एग्जांपल देख लो कि कहां से कहां से उत्पन्न होती है। तो देखो जैसे ही हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बोला है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने देखा ही होगा कि जब सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है, रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर इतना, तो नोट करते जाइए साथ में, लो पोज करके स्क्रीनशॉट भी ले लो। आगे बढ़े, अब बात आती है ऊष्मीय ऊर्जा की। तो देखो ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहा जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा होती है जो किसी भी स्थान पर अपने तापमान के द्वारा प्रभाव लाती है। यानी ऐसी ऊर्जा जो टेम्परेचर के कारण अपना इफेक्ट चालू करती है। यानी आंतरिक ऊर्जा बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की या किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। और ये किसके कारण होती है, टेम्परेचर के कारण अपना इफेक्ट में आती है। जितना टेम्परेचर होगा ऊष्मीय ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो यहां पर देखा है ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय अंतर क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है। यानी ऊष्मा ऊर्जा एक वस्तु से अगर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करनी है या होनी है तो इसका क्या होगा, एक वस्तु से ही दूसरी वस्तु में जो उसकी अंतर क्रियाएं होती हैं, इन्हीं अंतर क्रियाओं द्वारा क्या होती है, स्थानांतरित की जाती है। क्लियर इतना। देखो अगर ऊष्मा ऊर्जा की बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा किसी पदार्थ की ऐसी ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा जो उसके अंदर निहित रहती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा। और ये ऊष्मीय ऊर्जा जो प्रभाव में यानी इफेक्ट में कैसे आती है, इफेक्ट में जब आती है जब इसके टेम्परेचर हो, टेम्परेचर के प्रभाव से क्या आती है, इफेक्ट में आती है। और अगर ये स्थानांतरित करना है तो स्थानांतरित करने के लिए एक इसकी जो अंतर क्रियाएं होती हैं वो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जो स्थानांतरित होती हैं, अंतर क्रियाओं के कारण ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। क्लियर। आपने देखा होगा अगर ऊष्मा के जो संचरण की विधियां हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या पूरी वस्तु में फैलने की, तीन विधियां हैं। एक तो कौन सी है, चालन, एक संवहन, एक विकिरण। इन माध्यमों से क्या करती है, ऊष्मा गमन करती है। कौन कौन सी हैं विधियां, एक है चालन, संवहन, तीसरी है विकिरण। ठीक है, इन माध्यमों में ये क्या करती है, ऊष्मा गमन करती है, यानी पूरे पदार्थ में या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इन्हीं माध्यम से पहुंचती है। क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम, बात आती है ऊर्जा संरक्षण। तो देखो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा का प्रकार सिर्फ एक ही है। ऊर्जा आपके चाहे ध्वनि ऊर्जा ले लो, रासायनिक ऊर्जा ले लो, यांत्रिक ऊर्जा ले लो, प्रकाश ऊर्जा ले लो, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारी क्या है आपकी ऊर्जा के प्रकार हैं।
अब ऊर्जा है क्या? देखो, ऊर्जा को देखा जाए तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसको मिटाया जा सकता है, यानी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो, इसमें साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार ऊर्जा की कुल मात्रा क्या रहती है, देखो, कभी नहीं बदलती, यानी ऊर्जा की जो मात्रा है वो निश्चित है। यानी आप सोचेंगे कि हमने विद्युत ऊर्जा लाई, ठीक है, विद्युत जो फैन है, अपना फैन लगा रहता है घर में, फैन चलाया, वहां से तो आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी, खर्च कर दी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फैन में पहुंची तो फैन क्या करेगा, मोशन करेगा, गति करेगा। तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा आपकी किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा के साथ जैसे ही मोशन करता रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा उसके पार्ट्सों में, और फ्रिक्शन जैसे ही होगा तो फिर क्या करेगा, वो हीट पैदा करेगा, यानी ऊष्मा पैदा करेगा। तो आपकी विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, एक तो गतिज ऊर्जा में और दूसरी गतिज यानी यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है, और दूसरी बदल जाएगी साथ में ऊष्मीय ऊर्जा। क्लियर? तो ऊर्जा को क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस प्रकार जो ऊर्जा की कुल मात्रा होती है वो बदलती नहीं है, जितनी ऊर्जा की मात्रा है वो ऊर्जा की मात्रा उतनी ही रहे। क्लियर? अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ऊर्जा रूपांतरण के स्वरूप देख लेते हैं। यानी जो आपकी ऊर्जा रूपांतरण, कुछ यंत्र हैं ऐसे जो आपकी क्या करते हैं, ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। सबसे पहले विद्युत सेल। जो विद्युत सेल होता है वो क्या करता है, आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित। कौन करता है विद्युत ऊर्जा में, ध्यान भी रखना, ये विद्युत सेल किसको करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है अगला अपना लाउड स्पीकर। अब देखो लाउड स्पीकर क्या है। लाउड स्पीकर देखा जाए तो यही स्पीकर जो अपने, अरे ये मान के चलो, ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बाजे डीजे वाला, ये डीजे सिस्टम यही करता है, क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में। यानी डीजे चालू किया ना तो वो विद्युत से चलेगा, विद्युत से चलने के बाद उसमें से जो ध्वनि निकलेगी तो क्या करेगा, विद्युत को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो लाउड स्पीकर है वो किसमें कर देता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। क्लियर? अब देखा जाए माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन जो आपका है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें कर, ये अच्छा काम करता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ये जेव करते हैं, उल्टा ध्वनि ऊर्जा ली और ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करके कहा जेव करते हैं, उससे क्या बना दिया, विद्युत बना दिया। ठीक है? यानी वैसे भी हमारे देश में बिजली की कमी है, तो ये यंत्र काफी लाभदायक है। तो क्या होगा, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? अब आगे बढ़े, अगला है आपका डायनेमो। तो देखो डायनेमो आपने देखा होगा, शादी ब्याह में क्या होता है कि जनरेटर की व्यवस्था की जाती है। गांव में लाइट बहुत ज्यादा जाती है, तो गांव में ज्यादा तौर पर जनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। और जनरेटर की व्यवस्था किस लिए की जाएगी, जब बिजली चली जाएगी यानी विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगी, तब जनरेटर को चलाया जाएगा। और जनरेटर में एक छोटा सा पार्ट पीछे साइड में लगा होता है,
उसे क्या कहा जाता है, डायनेमो, जो क्या करता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसको, यांत्रिक को किसमें बदल देता है, विद्युत में बदल देता है। क्लियर। अगला है विद्युत मोटर। तो देखो विद्युत मोटर क्या कहती है, जो हम ठीक है पानी पीने के लिए बोरिंग मोटर का यूज करते हैं, ये भी क्या है, विद्युत मोटर। तो ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। किसको किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। क्लियर। अगला देख लो, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत बल्ब को देखा जाए तो विद्युत बल्ब आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, यानी विद्युत ऊर्जा के पास विद्युत गई, विद्युत जाने के बाद क्या होगा, आपका प्रकाश देगा। तो कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में, और साथ ही वो हीट पैदा करेगा, गर्मी पैदा करेगा वहां पे। तो जब गर्म होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी वहां पे, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। तो किस किस में कन्वर्ट कर देता है, एक तो प्रकाश ऊर्जा में, दूसरा ऊष्मा ऊर्जा में। क्लियर। अगला है आपका मोमबत्ती। तो देखो मोमबत्ती अब तो बहुत कम यूज की जाती है, पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अब सिर्फ बर्थडे पार्टी में, जैसे ही बर्थडे पार्टी हुआ ना, मोमबत्ती आ गई। और मोमबत्ती काम क्या करती है, मोमबत्ती आपका काम यही करती है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, किसमें बदल देती है, किसको किसमें, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। क्लियर। यानी आपके बर्थडे मनाने से भी क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है। अब आगे क्या है, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र देख लो, कोई भी बजाने वाला यंत्र हो, चाहे आप वो हारमोनियम ले लो, तो ये यंत्र क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। किसको किसमें कर देते हैं, ध्वनि ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। आगे बढ़े। और रहेगा देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है, ये प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, यानी प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसको, प्रकाश को विद्युत में। और दूसरा यही है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर भी क्या काम करता है, नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा, प्रकाश और यांत्रिक, यानी तीनों प्रकार की ऊर्जाओं में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। किसको किसमें, नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश और साथ में यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। क्लियर साथियों, इतना क्लियर हुआ। ये हमारा जो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। अब बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको जल्द अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे। और अगर जो भाई बहन जो हमारे इस परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस परिवार में बने रहने, इस परिवार की सारी जानकारी के लिए आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है। और नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसी के बाद आपकी हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। क्लियर साथियों, जय हिंद साथियों।